today we are to talk about ratio analysis. Ratios एक हमने अगर आपको याद हो तो बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस जो किया था डिस्कस, उसमें हमने बीसीआर बेनिफिट कॉस्ट रेशो वो भी एक निकाली थी। बेनिफिट कॉस्ट रेशो हमने कहा था कि इट शुड बी ग्रेटर देन 1 for any investment to be considered feasible, economically advisable. BCR must be greater than 1, and the higher the value of BCR, more attractive that investment option will be considered. ये हमने पहले डिस्कस किया था कि आम तौर पे हमने लोन के लिए अप्लाई करना है या अपने इत्मीनान के लिए कि जहां हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इज इट वर्थ, इज इट रियली गुड प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट, तो हम उसकी बीसीआर, उसकी एनपीडब्ल्यू नेट प्रेजेंट वर्थ, ये हम निकाल के पहले देखते हैं बेस्ड ऑन द कॉस्ट्स टू बी incurred and expected benefits from that project. Expected benefits. So वो BCR, that was a ratio. Same way some other ratios which business community do discuss and compare these ratios from one organization to the other organization. So in production, a ratio is defined as a relationship between two numbers of the same kind. सेम काइंड के नंबर, जैसे आपने हमने पहले कहा कि बीसीआर निकाली थी तो क्या था, डिस्काउंटेड टोटल डिस्काउंटेड बेनिफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल डिस्काउंटेड कॉस्ट्स। तो बेनिफिट्स भी फिगर थी, कॉस्ट्स भी फिगर थी, दोनों या डॉलर में हो, रुपयों में हो, दोनों पाउंडों में हो, दोनों दिरहम में हो, जिसमें भी हो, तो दोनों का एक यूनिट होगा और दोनों एक तरह की फिगर्स की आपस में वो रेशो निकाल ली। So that is a ratio analysis is one of the most useful and common method of analyzing financial statement. तो बिजनेस पर्सन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है कि क्या उसकी पोजीशन है। रेशियो enables the mass of data to be summarized and simplified. तो बहुत सारी फिगर्स को, जैसे हमने बीसीआर ही निकाली, तो बीसीआर क्या थी कि टोटल, पहले हमने मटेरियल्स, ऑल कॉस्ट आइटम्स, जिसमें सीमेंट भी था, जिसमें ईंटें भी, ब्रिक्स भी थी, जिसमें सरिया भी होगा, जिसमें सैंड भी होगी, जिसमें लेबर भी होगी, जिसमें लकड़ी का काम है तो लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की अदर चीजें वो भी होंगी, बिजली का बिल भी होगा। ये तमाम चीजों को हमने मॉनेटरी टर्म में ऐड करके इकट्ठा कर लिया बीसीआर निकालने के लिए, अदरवाइज वो सारी चीजें बिखरी हुई थी। कॉस्ट आइटम्स, फिर बेनिफिट्स भी हमने डिस्कस किया कि मे बी टेंजिबल, नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स, उसमें मे बी प्राइमरी प्रोडक्ट एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स। अगर बाई प्रोडक्ट्स भी है तो दोनों को की मॉनेटरी वैल्यू लगाकर उनको इकट्ठे जमा करना है, तो इकट्ठे बेनिफिट्स को इकट्ठे कर लिया। अब अगर एग्रीकल्चर की बीसीआर वर्सेस इंडस्ट्री की बीसीआर, एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप्स हैं, लाइव स्टॉक है, इसके अंदर ऑर्चर्ड्स हैं, इसके अंदर पोल्ट्री फार्म्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जंगलात हैं, तो उनकी तमाम की बीसीआर आप निकालेंगे, तमाम को इकट्ठा करेंगे। ऐसे ही इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंडस्ट्री लेनी है या टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर, टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर लेंगे, इसमें सीमेंट इंडस्ट्री भी आ जाएगी, इसमें शुगर इंडस्ट्री भी आ जाएगी, इसमें केमिकल इंडस्ट्री भी आ जाएगी। तो लेकिन अगर एक पर्टिकुलर भी हो तो उसके अंदर भी डिफरेंट
items may be there to be discussed and to be considered. तो उन तमाम चीजों को आप मुख्तसर इंतहाई इख्तिसार के साथ रेशो की शक्ल में कि जनाब एग्रीकल्चर की या लाइफ स्टॉक की बीसीआर ये है और क्रॉप सेक्टर की बीसीआर ये है, कैश क्रॉप्स की ये है और सीरियल और नॉन कैश क्रॉप्स की ये है। तो आप मुख्तसर तो कूजे में दरिया बंद कर देते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रेशो एनालिसिस, ये रेशो एनालिसिस करने की जरूरत क्या है? enables the bankers or lenders to arrive at the following factors. Bankers और lenders जहां से लोन लेना है वो अंदाजा लगाते हैं लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब कि उस जो फर्म है जो क्लाइंट आपका बनना चाह रहा है उसकी पोजीशन टू रीपे, टू make payment of installments or the settlement of the debts to be obtained, वो क्या पोजीशन है? प्रॉफिटेबिलिटी। तो किसी ने भी उसका जायजा लेना हो कि प्रॉफिटेबिलिटी का क्या पोजीशन है। जो प्रॉफिट कमा रहा है, नीयत ठीक हो, प्रॉफिट कमा रहा है तो वो किस्त वापस जमा कराएगा, लोन वापस देगा, वो बैंक अपने आप को वो मुल्ज़म नहीं बनाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट ही अर्न नहीं किया, अगर कोई बारवर बैंकक्रप्ट हो जाए, बैंकक्रप्ट उसका दिवालिया ही निकल जाए, जितना मर्जी वो उसकी नीयत ठीक हो, ऑनेस्ट हो, फ्रॉम देयर ही और शी कैन पे, तो वो पे नहीं कर पाएगा। तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा होगा इन डिफरेंट रेशियो से उस बैंकर को भी लेंडर को भी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि क्या कैसे ये पाकिस्तान काम करते हैं, फॉरेन रिजर्व्स की ये पोजीशन हो गई है। फिर हम कहते हैं वो जी जीडीपी टू डेट, फॉरेन डेट पर्टिकुलरली वो रेशियो क्या है, टोटल जीडीपी कितनी है, कर्जा कितना है, उससे अंदाजा लगाते हैं कि ये मुल्क कितना इसके ऊपर बोझ है। ठीक है, वो फॉरेन डेट पर कैपिटल, पर इंडिविजुअल, हाउ heavy the debt burden is on the shoulders of citizens of a country. तो उससे ये safety and security of the loans and advances to be are already been provided. तो मैंने पहले कहा कि बैंक is there to advance loans. कमर्शियल बैंक्स का मकसद क्या है? रिसीव डिपॉजिट्स, एडवांस लोन्स, ये उनके मेन फंक्शंस हैं। एडवांसिंग लोन्स they are looking for, they are maneuvering, they are lobbying that come and acquire loan. लेकिन वो लोन वो ईदी फाउंडेशन नहीं है, वो सहारा ट्रस्ट नहीं है। बैंक लोन अपने भले के लिए देता है, मुनाफा कमाने के लिए देता है, उस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करे और इंटरेस्ट के साथ उसकी अपनी अमाउंट वापस आ जाए। क्यों? बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक कोहिनूर, लाइक सफायर, लाइक एमटीएम, मसूद टेक्सटाइल। तो बैंक वो एमसीबी हो, वो हबीब अल हबीब हो, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और बैंक का अल्टीमेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मकसद ये है कि उस बैंक के एसेट्स over time, assets of the organization should increase. तो उसकी position जो है, financial position, resource position, it should be better and better. Aids to measure general efficiency. कि वो efficiently जा रही है। आप 3-4 जो organizations हैं, उनकी ratios का तकाबुली जायजा अगर करेंगे तो आप जायजा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि which organization is going more efficient. Aids to measure financial liquidity, aids in forecasting and planning, facilitates decision making
इफेक्टिव कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस टू। तो ये जो रेशियो एनालिसिस से आपको पता चलेगा, जैसे हम पहले कहते हैं डिस्कस किया कि शॉर्ट रन के अंदर लॉसेस हो सकते हैं। क्यों? When you enter into a business on the basis of expectations, on the basis of certain assumptions, आपकी assumptions होती है, आपका past experience होता है, तो और expectations होती है, उसकी बुनियाद पे आप अल्लाह तवक्कल you enter into a business। जब आप enter हो जाते हैं तो जो आपके अंदाजे वो कई दफा गलत हो जाते हैं, कई दफा अनफोर्सीन फैक्टर जो है वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। समटाइम जो अनफोर्सीन फैक्टर्स वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाते हैं, जैसे कि वो अफगान रेफ्यूजीज ड्यूरिंग 70s, जब अफगान रेफ्यूजीज एंड अफगान वार 70s में आई तो अमेरिका एंड द वर्ल्ड एट लार्ज उन्होंने पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर शो, पाकिस्तान के लिए लोन्स वगैरह वो दिए, ग्रांट्स दी कि ये बहुत सारे लाखों रेफ्यूजीज को ये पनाह दिए हुए हैं। तो उससे हमारे बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको उसका फायदा भी हुआ। इस लेकिन ऑन द अदर हैंड समटाइम अनफोर्सीन फैक्टर्स बिकम अ प्रॉब्लम, अ थ्रेट। तो अब उसमें अब शॉर्ट रन में नथिंग कैन बी डन, यू हैव टू, बट लेकिन जब उसकी बीसीआर या जो रेशियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वो अगर फेवरेबल नहीं है और उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो वी कैन गो फॉर चेंजिंग डिसीजन मेकिंग या रिवर्स, इसकी कोई इसको स्क्वीज करना है, इसको डाइवर्सिफाई करना है, या टू फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स हाउ टू इम्प्रूव दीज रेशियो, किस तरीके से इनको इम्प्रूव किया जाए। अब रेशियोज एनालाइज जो है, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब करंट रेशियो आपके सामने फार्मूला दिया गया है, करंट असेट्स divided by current liabilities. The current ratio establishes the relationship between the current assets and the current liabilities. Ideal ratio is 2 to 1. 2 to 1 liabilities जो आपके जिम्मे और assets जो आपके पास है या आपको अंतरिम मिल जाना है, current assets और current liabilities। तो उसने कहा कि इसकी जो आइडियल इट शुड बी 2 to 1, इट मीन असेट्स शुड बी डबल देन द लायबिलिटीज। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये 2 साल का कंपैरिजन, जबकि पहले साल में इट इज 1.91 और दूसरे में 2.2, इट शोज दैट इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज इंप्रूव्ड 1.9 was not ideal. It was a little below ideal, but 2.2. So it has improved, and if it continues so, it will further improve. So it is good. Debt equity ratio. This ratio is calculated to measure the relative proportion of outsiders' funds invested in the company. Long-term debt, shareholders' funds. Long-term debt जो आपने बैंक से आपने खरीद लिया हुआ हो या किसी और कंसोर्शियम से आपने 10 साल के लिए 20 साल के लिए जो लोन लिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। अब शेयर होल्डर की कंट्रीब्यूशन 1 रुपया या 100, उसके ऊपर डेट कितना है। तो
ये देखें, ये भी पहले साल में 3.3 है, फिर 3.49 है। डेट इक्विटी रेशियो इट इज आल्सो गोइंग अप, 3.33 से 3.49 हुई है। और this does not appear to be healthy situation for the company, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि ये लोन है, लोन पर रूपी ऑफ द शेयर होल्डर्स मनी। तो 1 रुपए के ऊपर अगर आपका जो कर्ज है वो ज्यादा है और ओवर टाइम इंक्रीज हो रहा है, इट इज नॉट अ गुड साइन, इट शोज नेगेटिव or low efficiency of the organization. Net profitability ratio. This ratio establishes the relationship between the amount of net profit or net income and the amount of sales revenue. Net profit over sales. Net profit क्या है, ये भी आपको इसमें नहीं रहनी चाहिए कंफ्यूजन। ये हम पहले डिस्कस किया भी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट है, एक इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट जिसमें से आप सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकालते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकाल दी तो वो बन जाता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेकिन अगर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट वो निकालेंगे तो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट और ट्रू प्रॉफिट बनेगा। तो ये आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, कितनी सेल्स हुई और प्रॉफिट की क्या पोजीशन है। और ये 2.51 से 2.58 हुआ, इट मींस इट हैज इंप्रूव्ड। नेट प्रॉफिट पर रूपी ऑफ सेल रेवेन्यू has increased. Although not very good, but it is improving over time. Gross profitability ratio. Gross profitability ratio establishes the relationship between gross profit on sales and net sales in terms of percentage, indicating the percent of gross profit earned on sales. Gross profit ratio, तो अगर आप वेरिएबल एक्सपेंसेस को वेरिएबल कॉस्ट, हमने दो कैटेगरीज में दो तरीकों से डिवाइड किया था कॉस्ट को, एक थी वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट और एक थी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अगर हम रेवेन्यू से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकाल दें तो उसको कई लोग ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और अगर फिक्स्ड भी निकालेंगे तो वो नेट प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे वो ग्रॉस प्रॉफिट पर रूपी ऑफ सेल रेवेन्यू, ये नीचे को क्या है, ये जो 7.43 से 6.09, ये नीचे को क्या है, it means it is deteriorating. The firm is deteriorating. In this case, the gross profit ratio does not seem to be good enough and hence indicates reduced efficiency in production of the unit. Gross profit has decreased from 7.43 to 6.06. Return on capital employed, a ratio that indicates the efficiency and profitability of a company's capital investment. एक है ऑपरेशनल कॉस्ट और है एक है आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट मशीनरी में, बिल्डिंग में जो कर रखी है, वो आपकी
कैपिटल एम्प्लॉयड, अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से पहले, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है वो तो आपने और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है वो रेशो निकालेंगे। तो ये 19.82 एक साल में और दूसरे में 21.43 रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आप देखते हैं कि ये भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। The company has been utilizing the capital invested in a favorable manner with the returns increasing as compared to the previous financial year. तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट नजर आई है उसमें। The current position of the company when assessed on the basis of current ratio and ROCE, returns on capital employed, appears to be healthy though negligible. क्योंकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, इसलिए नेग्लिजिबली। It should be noted that the debtors turnover ratio is high, this indicating that the company is promptly receiving its debt back. On the basis of profitability, inventory turnover and creditor turnover ratio, the company does not appear to be performing at a satisfactory level. तो different ratios, again कुछ लोग किसी रेशियो को इम्पोर्टेंस देंगे, कुछ लोग दूसरी रेशियो को इम्पोर्टेंस देंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे हम कहते हैं हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आमतौर पे जीडीपी ग्रोथ पे फोकस करती रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो ये डॉक्टर महबूबुल हक एकेडमी अभी आपने सुना होगा, तो महबूबुल हक बिन आवर फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्लानिंग मिनिस्टर, अयूब के दौर में भी रहे, फिर वो जिया के दौर में भी रहे। तो ही यूज्ड टू से, उसने एक किताब लिखी पॉवर्टी कर्टन। तो वो कहता है कि वी बिन ट्रेन्ड to take care of economic growth with a hope that it will take care of poverty. क्योंकि दुनिया भर में हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ के बगैर डेवलपमेंट मुमकिन नहीं। लेकिन तो उसकी बुनियाद पे कुछ लोगों ने ब्लाइंडली इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस किया। लेकिन महबूबुल हक कहता है आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपीरियंस वी आर नाउ ऑफ द ओपिनियन लेट्स टेक केयर ऑफ पॉवर्टी, इट विल टेक केयर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कि अगर हम गुर्बत को एड्रेस कर लें तो ये खुद ब खुद इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सिलरेट हो जाएगी। तो मकसद ये कि कुछ लोग जो है वो ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोग ज्यादा जो है वो पॉवर्टी यानी कि जनरल हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी, जो डेप्रिवेशन है वो कम नजर आए, उस पर फोकस है कुछ लोगों का। तो ये इज सब्जेक्टिव। ऐसे ही रेशियोज, कुछ लोग बीसीआर को हम दे देंगे तो कुछ लोग आईआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी हमने पहले डिस्कस किया था, कुछ लोग एनपीवी को देखकर खुश हो जाएंगे। लेकिन बशर्ते के निकालने का तरीका ठीक हो, उसकी कैलकुलेशन ठीक हो तो फिर तो ठीक है। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो फिर कुछ भी, बिकॉज जब आप यू कैलकुलेट रेशियो के लिए यू पुट सम फिगर्स, ऊपर नीचे आपने फिगर्स डाली, अगर वो फिगर्स करेक्ट हैं तो रेशियो करेक्ट होगी और ट्रू पिक्चर को रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन अगर वो फिगर्स ही आपने ऐसे ही है पैरेलली डाल दी तो जो रेशियो आएगी
रेशो का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा एंड इट विल बी कंप्लीटली मिसलीडिंग। तो इस तरीके से तो considering the above mentioned points, it is admissible that the management should change its strategies in terms of better utilization of current assets to pay back its creditors on time, rework its pricing policies in order to avoid pressure on profit margin। देखो, कोई भी जो मैनेजमेंट है, वो बैंक की मैनेजमेंट हो, ये एमटीएम की हो, सितारा टेक्सटाइल, सितारा केमिकल, जो भी मैनेजमेंट है, उसका लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स बढ़ रहे, वो असेट्स बढ़ाएगी, ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स, लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, लोग जो है वो कभी किसी कंपनी के, कभी सुई गैस के, कभी पेट्रोलियम वालों के, तो जब खरीदते हैं शेयर, तो शेयर किस बुनियाद पे, एक शेयर सेल करते हैं, दूसरा शेयर खरीदते हैं। ये डिफरेंट रेशोज को देखते हुए वो डिसीजन लेते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लरिशिंग, विच बिजनेस फर्म इज फ्लरिशिंग, किसकी जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक है, मोर स्मार्ट है, और उससे उनकी जो रेशोज वो इम्प्रूव हो रही हैं। तो लिहाजा अगर हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल हैव अ बेटर रिवार्ड एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज शेयर। तो आपकी जो रेशोज हैं ये गाइड करती हैं उन शेयर होल्डर्स को भी, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, और आपको अपनी एडजस्टमेंट के लिए भी। और आपको देखना होगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कंपटीटर्स वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, रेशोज इंप्रूव होने का क्या चांस है या नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए यू हैव टू मेक डिफरेंट डिसीजन। एनी क्वेश्चन हियर? एनी बॉय, गर्ल, तैयबा, नुमान, अकीका, anybody, any question? ओके, नेक्स्ट लेक्चर हमारा 13 तारीख को होगा, 13 तारीख को लेक्चर होगा। तो मैं आपको आज के लेक्चर के बाद कल को फाइनल एग्जाम के कंटेंट्स भेजूंगा, ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आप अगले वीक मुझे बताएंगे या मैसेज कर सकते हैं विच टॉपिक, विच सेक्शन यू वांट टू रिपीट। जो 20 और 21 है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आप चैप्टर मुझे इंडिकेट करेंगे। लेकिन आप पढ़ के आएंगे तो तब डिस्कशन होगी, आप पढ़ के आएंगे तो डिस्कशन होगी। अगर आप पढ़ के नहीं आते तो फिर तो लेक्चर ऑलरेडी हो गई। आप पढ़ के आए, आप पार्टिसिपेट करें, लड़कियां लड़के, एक एक क्वेश्चन सबका हो, लेकिन आपस में एक ही सवाल सबका ना हो, एक एक मतलब आप चीजें पढ़ के आए, सवाल पूछें तो वो डिस्कस करें, तो ये टाइम जल्दी से खत्म हो जाता है। तो वी कैन डिस्कस, वी कैन रिपीट, ताकि आपका कुछ फायदा हो। आगे सितंबर में आपके इम्तहान आने हैं, ठीक है। यू शुड गेट रेडी फॉर योर एग्जाम्स। आपने असाइनमेंट भी 15 तक जमा करा देनी है। ये तीसरी असाइनमेंट है, वो आपकी सेक्शनल के तौर पे कंसिडर होगी। पहली जो 2 थी वो मिड एग्जाम की जगह पे है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट लेक्चर के बाद मैं आपको टाइम देना चाहता हूँ टू रिपीट, लेकिन वो रिपीट तभी फायदा अगर आप पढ़ के आएंगे। अगर आप पढ़ के नहीं आते तो फिर मैं नया टॉपिक पढ़ा दूंगा और वो भी आपके एग्जाम में शामिल करूंगा। पढ़ के आएंगे तो फिर रिपीट करेंगे। अगर आप पढ़ के नहीं, अगर आप खामोश बैठे हैं तो फिर मैं नया टॉपिक पढ़ा दूंगा, क्योंकि 31 तक क्लासें हैं। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि 31 अगस्त तक क्लासें हैं। तो लिहाजा
क्लासें हमारी जो है 27-28 वो भी होनी है, क्लासें होनी है। बेशक आप पुराने टॉपिक्स को डिस्कस करके वो गुजारो या आप नया लेक्चर ले, ये आपका चॉइस होगा। कल मार्केटिंग रिसर्च हमने किया था, कंक्लूड डिस्कस किया था, उसमें भी आपको बताया था कि ये देखें कि उसमें आप अगर रिग्रेशन वगैरह करते हैं तो आपको यू नीड टू कंसल्ट स्टैटिस्टिशियन, कौन सी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मॉडल और इंक्लूजन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और फिर मैंने कहा ना कि लॉग फॉर्म है या लीनियर फॉर्म है या क्वाड्रेटिक है, तो वो डिस्कस करके मशावरत से आप उसको यूज करें और फिर कोएफिशिएंट की जो बेहतर इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने कल आपको बताया कि अगर सिंपल लीनियर फॉर्म यूज की है तो कोएफिशिएंट यूनिट्स में आएगा। एक यूनिट चेंज इन एक्सप्लेनेटरी फला x1 x2 x3 वेरिएबल will cause a positive or negative so many units change in dependent variable। तो अगर ये सिंपल लीनियर अगर आपने वो लॉग फॉर्म में यूज किया है तो वो फिर आपको बताएगा कि परसेंट चेंज 1%, 1% चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल कॉज 0.5% और 2% चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वहां परसेंट चेंज आनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपने कोएफिशिएंट्स को इंटरप्रेट करना है। और उसके अंदर एक आर स्क्वायर, ये भी एक रेशियो है, आर स्क्वायर, इसको 0.8, 0.6, 0.9 भी लिख लेते हैं। और आर स्क्वायर कहता है कि ये परसेंट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय the independent variables included in the model। इसका क्या मतलब है कि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.85 है, 0.85 into 100 85%, इट मीन्स कि जो आपने फिनोमिना डिस्कस किया है, एक्सप्लोर किया है, जो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें जो चेंज वाक्य हो रही है 85% change is because of your model has explained, because of the variable 2 डाले या 6 डाले, जितने भी वेरिएबल आपने मॉडल में डाले हैं उनकी वजह से 85% चेंज वो हो रही है। और 15% चेंज जो है वो अननोन फैक्टर्स, जो इनका आपको अंदाजा नहीं, जो आप मॉडल में नहीं डाल सके, उनकी वजह से बाकियों में चेंज हो रही है। तो उसमें चेंज, इसका मतलब अगर वो 0.95 आ गई, इट मीन 95% ऑफ द चेन you have captured and only 5% चेन is uncaptured, unknown। तो इट मीन जो वेरिएबल आपने यूज किए हैं उनके कोएफिशिएंट्स पे तवज्जो देंगे, उसकी बुनियाद पे आप कोई करेक्टिव एक्शन लें तो यू कैन substantially affect your dependent variable। लेकिन अगर आपकी वो जो आर स्क्वायर, ये भी रेशियो है, ये रेशियो आपकी 0.3 है, 0.3, इट मीन्स आपकी जो तमाम एफर्ट उसने सिर्फ 30% ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल उसको एक्सप्लेन किया है। 70% का आपको कुछ अंदाजा नहीं है कि उसके मुहर्रिकात क्या है। तो लिहाजा आप उसके बारे में कोई पॉलिसी बनाना चाहें तो इट विल ओनली बी इफेक्टिव 1/3, लेस देन 1/3, लेस देन 33%। तो इस तरीके से उसकी जो इम्पोर्टेंस आर स्क्वायर, एफ रेशियो, टी रेशियोज इंडिविजुअल कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट है या नहीं, बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर of that coefficient, it should be greater than 2।
2 से ऊपर है तो वो कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट आ जाएगा, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। तो मॉडल ओवरऑल आप कहें भी, लेकिन जब इंडिविजुअल ऑल कोएफिशिएंट्स नॉन सिग्निफिकेंट तो मॉडल विल बी यूजलेस। तो इस तरीके से यू हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स, और उसके बाद कोई कंक्लूसिव जो डिसीजन है आप फिर लेते हैं। ऑलराइट।